ground. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट देखा था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करता है, क्या क्या नॉर्म्स थे, कैसे ब्लैक एंड वाइट जो है एक साथ बैठ करके दे ड्रॉ अप कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन एंड उन्होंने भी 2 साल लगाया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में और बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना के तैयार किया। ओके, हमने अपार्थाइड सिस्टम को देखा कैसे रिमूव किया उन लोगों ने। तो ये सब तो बात हो गई अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में। तो अब ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम हमारे कंट्री के बारे में जानने के लिए हमने वहाँ से बहुत कुछ, चूँकि वहाँ की जो नेल्सन मंडेला की पार्टी ने जो अपना एक योगदान दिया, वर्ल्ड के सामने जो एग्जाम्पल अपने आप को बनाया कि कैसे वो फॉरगिवनेस को रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, तो इसलिए वो सबके अंदर वो चीज़ होना चाहिए, वर्ल्ड के सभी कंट्री के अंदर, जो सब टुगेदरनेस को साथ में रखते हुए आगे बढ़ सके। ओके, तो इस चैप्टर को हमने लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक को डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, दैट इज़ कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ी बहुत हमने डिस्कस की भी थी अपने टॉपिक में, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, एक ओवरव्यू हम फिर से इसको जो है ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, ओके, हर एक कंट्री में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोई भी जो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लिखी होगी। तो जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम में क्या होता है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर रहता है, फिक्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम लोग मानते हैं और मानते हुए वो गेम को कंप्लीट करते हैं। ओके, अपने मन का हम नहीं करते हैं ताकि दो जो पार्टी है उसके बीच में लड़ाई ना हो। ओके, तो सेम हियर, यहाँ जो कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी है, कोई भी कंट्री है वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट पीपल्स हैं, डाइवर्सिटी होगा। सो एवरी कंट्री नीड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई, बिकॉज कि वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, और किसी भी गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिफाइन किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सुप्रीम लॉ that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and government. In last video also we discussed the same line कि वहाँ पे क्या हमने है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है पीपल की राइट्स को स्पॉइल कर रही है, उसे वो राइट अपना जो है उस फंडामेंटल राइट्स है उसको यूज़ करने नहीं दे रही है, या कहीं ऐसा ना हो कि पीपल ही इतनी एग्रेसिव हो रही है कि गवर्नमेंट को वर्क नहीं करने दे रही है। ओके, सो ये सारा जो ट्रस्ट है, कोऑर्डिनेशन है, इसको मेंटेन करते हुए जो पीपल्स एक साथ रह सके, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहाँ कोई क्लब जो है सो कंट्री को रन कर रहा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रहा हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी उस कंट्री को चला रही हो। ओके, तो हर जगह जो है सो डिफरेंस होगा, बट द मेन थिंग इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री में उसकी लॉ एंड ऑर्डर तो होगी ही उनके कंट्री के सिटीजन्स के हिसाब से। ओके, सो ये भी हमने डिस्कस किया था कि इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, टेल्स हाउ द गवर्नमेंट विल फॉर्म, किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होगा, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, क्या होगा, होम मिनिस्टर जो है सो फाइनेंस मिनिस्टर का डिसीजन ले लेंगे, नहीं, सबका अपना एरिया क्राइटेरिया जो है सो फिक्स है, उस एरिया के अपने लिमिट के हिसाब से वो वर्क करेंगे। ओके, सो लेस लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट,
सबका पावर लिमिट किया। टेल अस द राइट्स ऑफ द सिटीजन, व्हाट द सिटीजन आर हैविंग द राइट्स, वो भी एक डिसाइड किया गया है। इस तरह से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट एक्सप्रेस द होप ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। हम अच्छे सोसाइटी में रहेंगे तो हमारी सोच भी कैसी होगी, अच्छी ही होगी। हम यदि देखें, यदि इंटरेस्ट हो इस तरह का, अगर कोई ऐसा सोसाइटी है जहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं टुगेदर, तो वहाँ कोई एक शरीफ आदमी रहने चला जाए तो वो क्या करेगा, उसमें रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी नहीं है। तो एक अच्छी सोसाइटी आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सोच के हिसाब से आप अपने कंट्री को रन करा सकते हैं। और एक सोसाइटी यानी यहाँ पे एक पूरा जो कम्युनिटी है या कंट्री है, स्टेट है, उसको लेकर के चलने की बात हो रही है, तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट ऑल थिंग्स आर देयर। सो आफ्टर पार्टीशन अगर हम बात करें, तो पार्टीशन के बाद हमें ज़रूरत तो पड़ी, ये तो हमने देखा कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और क्या करती है। अब देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो है हमारा क्या क्या रीज़न है, क्या क्या वजह है जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ओके, यदि हम इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाए, ये जो हमारी इंडिपेंडेंस की जो कहानी है उसके के पीछे जाए, तो उसमें देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द टॉप लीडर्स ऑफ कंट्री फेल्ट to make a constitution which was essential to run a country democratically। यदि डेमोक्रेसी हमने लिया है और इसको चलाना है तो हमें क्या होगा, डेफिनेटली हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम which India faced after independence, it was that integrating the princely states। princely states जो है उनको एक साथ ले करके चलना, ये बहुत ही बड़ा जो है इशू था, बिग इशू इट वाज। इट गेव द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 गेव देम द राइट टू डिक्लेयर और डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। वो क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ का जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है उनके खुद के हाथ में दे दिया गया कि वो डिसाइड कर सकते हैं वो मर्ज होना चाहते हैं इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, ये उनका टास्क है। एंड दिस टास्क वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टफ फॉर द इंडियन पीपल। ओके, और सिटीजन्स के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा था। मान लो एक इंडिया का मैप है और इसमें यहाँ हैदराबाद, अभी हैदराबाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज़ कि हैदराबाद में बीच में वहाँ जो नवाब थे, या जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये सब जो जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, तो सपोज़ करो कि ये सब बीच में होता, जो इंडिपेंडेंट होता, तो कितनी प्रॉब्लम होती। तो इनको जो ब्रिटिशर्स जो ये एक गैप बना के गए थे उसको फिल करना, इट वाज नॉट इजी। पार्टीशन के बाद ऑलरेडी 10 लाख पीपल्स वेयर किल्ड इन वायलेंस, और ये प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके इंडियन पीपल्स के साथ में यूनाइट होकर के चलना था, दैट वाज आल्सो नॉट इजी। जिसमें देखा जाए कि मेनी स्टेट्स वाज देयर, 529 दैट एक्सीडेड टू इंडिया, छोटे बहुत सारे स्टेट्स अपने आप को जैसे ही बोला गया था डिक्लेयर किए थे इंडिपेंडेंट, लेकिन सब जो है सो एक्सेप्ट कर लिए, इंडिया के साथ मर्ज हो गए। बट जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर जो है वो बाद में अपने कंट्री के साथ में जो है मर्ज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे पास जो है सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट देर वॉज वन एडवांटेज, एक अच्छा एडवांटेज था, एंड दैट वॉज कि हम जो है सो डिसाइड कर सकते थे कि हमारा कंट्री कैसा दिखेगा, हमारी कंट्री जो है वो हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, सो बट द ब्रिटिश की जो रूल थी, फॉरेन रूल्स को और जो इंडियंस का था, उनके उन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इस गैप को रीयूनाइट करना, इट वाज नॉट इजी, और वो करने की ज़रूरत थी। बिकॉज ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स जो है सेलेक्टेड मेंबर्स को देके जाते हैं। ओके, लाइक जो कुछ पीपल्स थे, प्रोविज़न जो है उनको ये मिला हुआ रहता है कि वही जो है अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको मतलब वोटिंग राइट्स सबको मिली हुई नहीं थी।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं, तो उनके पास में ये इतना पावर नहीं था। तो ये दे करके जाते हैं ब्रिटिशर्स फ्यू पीपल्स को, लेकिन इन 1928 में वो दिए हुए थे वोटिंग राइट्स में। सो 1928 में मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल, ये हम द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये हम देख सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू एंड अलोंग विद हिम 8 अदर मेंबर्स, वो मिल करके एक ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। वैल्यूज़ विच वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स, जो लीडर्स थे उस टाइम में वो लोग क्या करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं। और 1928 में वैल्यूज़ जो एक्सेप्ट किया जाता है सब लीडर्स में, इसमें मेनी थिंग्स को ध्यान में रखा गया, लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, प्रोटेस्टिंग राइट ऑफ माइनॉरिटी, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया गया है और उसको एक्सेप्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो इंडियन लीडर्स के द्वारा। हम देखते हैं कि इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। कराची का यदि देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि लीडर्स जो है अदर कंट्रीज़ से भी सीखते हैं, और वो सीखने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं 1931 कराची सेशन में ही वो डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। वो अपने बेस पर जो है प्रिंसली स्टेट्स को और इस सब को कैसे लेके चलना है, ये सब तो बाद में आया, लेकिन ये जो लर्न किए उन्होंने, जो सीखा, तब तक क्या किया गया था। आज यदि हिस्ट्री में किसी का इंटरेस्ट होगा तो वो देखेंगे कि उस टाइम में क्या किया गया था। प्रिंसली स्टेट्स को ये दिया गया था कि आप अपने जो है हर स्टेट में आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि कैसे हम करेंगे, कैसे हमें रन करना है। तो वहाँ पे सेलेक्टेड, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या बिहार है, या अलग अलग जो प्रोविंस है, उस प्रोविंसेस के लीडर चुने जाते थे और वही वोट करते थे। अब ये वोट हम देखते हैं कि आगे भी, तो इन लोगों ने ऐसे अपने स्टेट लेवल पे इन्होंने सीखना शुरू कर दिया कि कैसे करते हैं। उन्होंने जो डिफरेंट देखते हैं, कराची सेशन की बात की, या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो 1937 में पास हुआ, तो इन सब से उन्होंने जो है काफ़ी कुछ अपने रूल्स बनाए। 1929 में पूर्ण स्वराज उन्होंने रेगुलेट किया था, उसमें ही उन्होंने आज़ादी जो है सो की थी कि हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगी 1929 में। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि कैसे उनकी मीटिंग होती है। तो यहाँ पे ये बात है कि वी हैव अडॉप्टेड डिटेल फ्रॉम कॉलोनियल लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935। और वहाँ पे हमने क्या किया, आइडियल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया हमने लिया कहाँ से, फ्रांस रिवॉल्यूशन से। ओके, वहाँ से हमने काफ़ी कुछ सीखा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने हिस्ट्री में देखा है कि वहाँ से हमने रिपब्लिक किस तरह से हम कंट्री को रन कर सकते हैं, ये हमने वहाँ से सीखा। ओके, सो बिल ऑफ राइट्स हमने कहाँ से सीखा, यूएस से सीखा। ओके, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने कहाँ से सीखी, ब्रिटेन से सीखी। और सोशलिज्म जो है वो हमने कहाँ से सीखा, रशिया से सीखा। तो ये सारा कुछ हमने सीखा। तो बट द मेन क्वेश्चन इज कि वेदर दिस विल सूट्स इंडिया, क्या ये इंडिया में वर्क करेगा, इंडिया में ये सुटेबल हो गया, क्योंकि डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन के पीपल हैं, डिफरेंट कास्ट के पीपल हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल हैं, जोग्राफिकली देखें तो डिफरेंट है, सबका जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं। तो सब कुछ को क्या एक साथ लेकर के चलना शुरू होगा, पॉसिबल है। तो यस, अब इन लोगों ने ये सोचा, डिसाइड किया, तो डेफिनेटली ये जो है सूट करेगा कि नहीं करेगा, इन सारे बातों को ले करके हम चल रहे थे। बट नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नो इज हु वेयर द मेकर्स ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, who written these and who were the maker of this constitution. ओके, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ग्रुप और द असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको कि इलेक्ट किया जाता था प्रोविंस, डिफरेंट प्रोविंसेस से जो मेंबर्स बने थे, उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो ड्राफ्ट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो बनाई गई। ओके, सो 1946 की अगर बात करें, जुलाई 1946 में, तो यहाँ पे इलेक्शन होती है और 19
46 दिसंबर में इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग जो है हेल्ड होती है, पहली मीटिंग जो है की जाती है। ओके, सो पहले भी हमने डिस्कस किया था, पार्टीशन की बात की कि डिवाइड हो गया है कंट्री और डिफरेंट पीपल जो है सो सिर्फ डिवाइड नहीं हुए हैं, बल्कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो पहले कितने थे, पहले जो है सो 389 मेंबर्स मिल करके ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, लेकिन आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर्स जो हमारे कंट्री में थे उन लोगों ने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ओके, हम एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि हर एक कंट्री में क्या हुआ है। नेपाल का ही एग्जांपल लेते हैं कि नेपाल में क्या हुआ है, रीराइट करना पड़ा उनके कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन हमारे कंट्री में ये चीज़ देखने को मिलेगा कि हमने रीराइट नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। एक बार जो लिखा है, ये क्यों रीराइट करना पड़ा, या क्योंकि ये या तो एग्जिस्ट होता है ओनली ऑन एज अ पीस ऑफ पेपर, सिर्फ पेपर पे, या फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है वहाँ के सोशल ग्रुप्स को। बट दिस वॉज नॉट इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि हम पहले ही देखते हैं कि डिफरेंट प्रोविंसेस से जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वो डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, कांग्रेस में से भी हैं, नॉन कांग्रेस, कांग्रेस के बाहर के भी पार्टी के हैं। तो ये इन लोगों का सबका जो आइडियाज़ मिल रहा है वो किसी एक के हिसाब से नहीं चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने आइडियाज़ के साथ में आ रहे हैं। लाइक 299 मेंबर्स हमने पहले ही डिस्कस किया कि बिफोर इंडिपेंडेंस 389 मेंबर्स वेयर टुगेदर जस्ट इन दिस ये कमेटी में, और वो लोग मिल करके लिख रहे थे। लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और हमारे पास 299 मेंबर्स जो थे वो मिल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे। और उन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोले वो लोग मिले हुए थे, उन लोगों के द्वारा ही ये 299 मेंबर्स मिल करके लिखे हैं। नो डाउट दिस असेंबली वॉज मोस्टली डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर बिकॉज दे लेड दिस फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, उनके द्वारा ही ये लिखा गया था, मोस्टली वो लीड कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जो है सो लीड किया था हमारे नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको। ओके, नो डाउट उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मिला हुआ था, लेकिन ये जो डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे ये क्या थे, डिफरेंट ग्रुप से थे, मतलब डिफरेंट स्टेट से आए हुए थे। तो ये हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था, उसके बाद लिखा जा रहा था। इसलिए हमारे कंट्री में जो रीराइट है अभी तक करने का मौका नहीं लगा। ओके, और इसको बनाने में महात्मा गांधी जो है ही वॉज नॉट डायरेक्ट मेंबर इसमें नहीं थे, बट ही हैड हिज ओन विजन ऑफ व्हाट ही वांटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे इसके बारे में उनका अलग एक व्यू था, और वो भले ही डायरेक्ट मेंबर नहीं थे लेकिन उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं इसके इस जो कमेटी है उनके चेयरपर्सन हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उनके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं। वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है, कमेटी जो है, उसके चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर। ही वॉज द chairman of constituent assembly. He was very good economist, social reformer also. So वो इस को लीड कर रहे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ओके, सो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने में आप देख सकते हैं कि राउंड ऑफ डिस्कशंस हेल्ड, बहुत ज़्यादा जो है इतना आसान नहीं था। सेवरल राउंड ऑफ थ्रू आउट डिस्कशन टुक प्लेस ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज बाय क्लॉज. More than 2000 amendments were considered. Member delivered for 114 days separate over 3 years. Approximately 3 years इसको बनने में लग गया, और every document represented and everywhere spoken in this constituent assembly has been recorded and preserved in form of constituent assembly debate. कि आगे जाके कोई नहीं बोले कि क्या बातें हुई, इसको डिस्कस नहीं किया गया, इसको क्या किया गया, हमसे हाइड किया गया, छिपाया गया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है सो ध्यान में रखा गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट
शुरू में, और बाद में जो है अंबेडकर दिसंबर 9 1946 को देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर्स थे और मिल करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ओके, सो कितना ये वॉल्यूम जो डिबेट था, डिस्कशंस था, ये कितना, तो इसको जब प्रिंट कराया गया, व्हेन इट वाज प्रिंटेड, दीज डिबेट्स वेयर 12 bulky volumes which provide reasonable behind every provision of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना लॉन्ग और डिटेल है कि ये जो डिबेट था उसको 12 वॉल्यूम में रखा गया है। क्या क्या बातें हुई, किस तरह की बातें हुई, हर एक चीज़ इसमें डिस्कशन में मेंशन किया गया है। ओके, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरह से लिखा गया है कि अवेलेबल है सबके लिए, और उसमें इस तरह की प्रोविज़न रखी गई है कि टाइम टू टाइम उसमें अपडेट किया जा सके। हम अभी भी कश्मीर का इशू देखते हैं, कुछ दिन कोई बहुत सारे लॉ चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें क्या होता है, ये प्रोविज़न रखा। आईटी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि आज के डेट में हम मोबाइल पे, सर्वर पे, इंटरनेट, ये तो उस टाइम नहीं था, 1947-46 में ये नहीं था, तो इस तरह की सोच ही हमारी वहाँ नहीं हो सकती थी। लेकिन आज के डेट में जो है सो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है ना, सर्वर क्राइम जो है सो बढ़ गया है, तो उसमें क्या करेंगे, इस आईटी क्राइम को रोकने के लिए हमने नए नए लॉज जो है सो ऐड किए हैं। तो ये सारा प्रोविज़न जब है तब हम अपडेट कर रहे हैं, तो ये अपडेशन की जो है सो उसमें प्रोविज़न रखी गई है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, अब ये जो इंस्पायर हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ से, हमारा जो बोला जाए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, मदर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ब्रिटिश जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मदर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से निकल करके आया है। हमने सब जगह से कुछ ना कुछ लिया, लेकिन मेन जो ड्राफ्ट हमने किया है तो उसका फ्रेम जो है वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है। ओके, सो ये हमने डिफरेंट कंट्रीज से, कहीं से हमने सोशलिस्ट लिया है, कहीं से सॉवरेनिटी लिया है, कहीं से रिपब्लिक लिया है, सेक्युलर लिया है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हम प्रेम्बल बोल सकते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो दीज थिंग्स आर प्रेम्बल। जो मेन इंडेक्स, जैसे हम बुक में क्या बोलते हैं, चैप्टर जो होता है किसी भी बुक का, वो क्या होगा डिफरेंट। इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड देखेंगे, अगर कोई और चैप्टर है तो उसमें हम देखेंगे कि सपोज नीड ऑफ लॉ ऑफ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज इस तरह के यदि हैं, या डिफरेंट हमारा ही चैप्टर है तो डिफरेंट चैप्टर है, तो उसका एक इंडेक्स हमारे बुक के सबसे पहले में क्या रहता है, इंडेक्स बना रहता है। इंडेक्स में हमें आइडिया आ जाता है कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ है। तो ये इस तरह का ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन की है, और ये प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक वैल्यूज़ क्या क्या है इस चीज़ को वहाँ पे दिया गया है। अब ये जो असेंबल्ड एडॉप्ट जो बनाया गया, जिसको बनाने में कितने दिन लग गए, 165 की हमने डिस्कशन किया, और 3 ईयर अप्रॉक्सीमेट उसको बनने में लगा है। और बनने के बाद ये एडॉप्ट किया गया। यहाँ पे देखिए एडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, तो ये भले ही एडॉप्ट किया गया है कब, तो 26 नवंबर 1949 ये रेडी हो गया कि अब आप इसे सर्व कर सकते हो। जैसे खाना बन जाता है, रेडी है, कब खाना लगाना है बता दो, तो इस तरह की बातें मम्मियाँ करती हैं। सेम एज यहाँ पे रेडी तो है, लेकिन उसको हमने 26 जनवरी 1955 को इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। भाई क्यों, ऐसा क्यों किया जबकि बन के रेडी हो गया, हम तो इतने दिनों से रेडी थे, बना रहे थे। इसके पीछे भी रीज़न है। हमने रेडी तो कर लिया 1949 को, लेकिन अगर हम पीछे जाए तो 1930 में जो 29 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, और उसमें ये जवाहरलाल नेहरू ही जस्ट प्रोक्लेम कि हमें जो है 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और ये उन्होंने प्रोक्लेम किया था क्योंकि उन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज जो रेगुलेशन है उन्होंने सेशन में पास कर दिया था कि आज़ादी हमें मिल जाएगी, और वो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया और हमें आज़ादी नहीं मिल पाई। तो हमने क्या किया, ये डिसाइड किया कि ये जो मेंबर्स थे
उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम ये डिसाइडेड था तो ये 26 जनवरी को हमें इम्पॉर्टेंट डे बनाना है, तो हम एक काम करते हैं कि इसे रिपब्लिक डे मनाते हैं। और उस दिन हमने इस चीज़ को एडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और 1950 से हमने इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया इस प्रोविज़न को मानना। ओके, सो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो, ये तो हमने देख लिया, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हैं, टॉपिक से रिलेटेड, नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।